बेसिकली इस पूरे टॉपिक को अपन कंसोलिडेट करते हैं एक नाम से और नाम देते हैं इसको राजकोषीय नीति। है ना, राजकोषीय नीति इंग्लिश में कहेंगे इसको फिस्कल पॉलिसी। ठीक, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति या इसे कहेंगे हम फिस्कल पॉलिसी। यहां से इस पूरे टॉपिक को हम उठाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम राजकोषीय नीति क्या होती है ना। अगर इसका हम परिचय देखें, ठीक, तो राजकोषीय नीति क्या है। आप देखें, राजकोष है ना से जुड़ी नीति को ही राजकोषीय नीति कहा जाता है। ठीक, द पॉलिसी रिलेटेड विथ द कंसोलिडेटेड फंड इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी, है ना। राजकोष से जुड़ी हुई नीति को ही क्या कहते हैं हम, राजकोषीय नीति कहते हैं। मेन हेडिंग में आप वो टॉपिक को डाल दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम उसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, है ना। राजकोष से जुड़ी हुई नीति को ही राजकोषीय नीति कहा जाता है। द पॉलिसी रिलेटेड विद द कंसोलिडेटेड फंड इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी। अब देखिए, राजकोषीय नीति जो है, राजकोषीय नीति राजकोष से जुड़ी हुई नीति है। राज मतलब हो गया सरकार, कोष मतलब हो गया निधि जहां पर सरकार धन रखती है ना। इसका मतलब राजकोषीय नीति का संबंध, है ना, राजकोषीय नीति का संबंध सरकारी निधि से है। ठीक है ना। इट मीन्स द फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड विथ द गवर्नमेंट फंड। जो राजकोषीय नीति है इसका संबंध सरकारी निधि से, सरकार की निधि से, है ना, का संबंध जो है आपका सरकार की निधि से है। अब यहां पर जो सरकारी निधि होगी इसमें होगा क्या, जो फंड है उसमें सरकार पैसे कमाएगी और रखेगी, या वहां से जनता पर क्या करेगी, खर्च करेगी। मतलब अभी समझना आप, राजकोष से सरकार क्या करेगी, एक तो जो पैसे कमाएगी आय उसको रखेगी, दूसरा जनता पर व्यय करेगी, हमारे आप पर खर्च करेगी, और तीसरा अगर आय और व्यय में असंतुलन है तो क्या ले लेगी, ऋण। समझ रहे। इसका मतलब राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार आय से संबंधित बातें करेगी, व्यय से संबंधित बातें करेगी और ऋण से संबंधित बातें करेगी। आय और ऋण को मिलाकर के सरकार की प्राप्तियां कहते हैं, रिसिप्ट्स। क्योंकि जो उधारी ले रही है सरकार उसमें भी तो पैसा आ रहा है सरकार के पास में, और एक सरकार की इनकम है जो हमसे वो टैक्स वसूल रही है। तो जब सरकार की इनकम और डेब्ट को, मतलब उधारी को जब हम जोड़ देते हैं तो बनता है रिसिप्ट। इस तरीके से राजकोषीय नीति सरकार की प्राप्तियां, राजकोषीय नीति सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय से संबंधित नीति है। सच एज द कंसोलिडेटेड फंड, द फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड विथ द पॉलिसी ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक, सच एज द फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड विथ द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इस प्रकार सरकार की प्राप्तियों एवं उसके व्यय से जुड़ी हुई नीति को ही हम क्या कहते हैं, राजकोषीय नीति कहते हैं। और एक बात समझे बेटा, सरकार की आय क्या है, जो उसकी कमाई है, जो उसकी इनकम है, वो कहां से होती, मेनली कर से, टैक्स से।
और व्यय जो है वो क्या है आपका सरकार का खर्च है, और ऋण जो है वो क्या है सरकार का कर्ज है। इसलिए राजकोषीय नीति को कर, कर्ज एवं खर्च की नीति भी बोलते हैं, ठीक है ना। फिस्कल पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज द पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन, बोरोइंग्स एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। कर, कर्ज एवं खर्च की नीति कहते हैं। समझ में आया? बेटा थोड़ा सा गर्म पानी लौंग ले आना चाहिए। कर, कर्ज एवं खर्च की नीति कहा जाएगा राजकोषीय नीति को। अब एक बात समझे बेटा यहीं से, कर मतलब क्या हो गया सरकार की आय। जहां पर भी शब्द जुड़ेगा सरकार, उसको हम कहेंगे सार्वजनिक, सार्वजनिक आय बोल सकते हैं। ये खर्च जो है ये क्या है आपका व्यय, सार्वजनिक व्यय, सरकारी व्यय। और ये कर्ज जो है यही क्या है ऋण, सार्वजनिक ऋण। इस तरीके से याद रखें कि किसी भी राजकोषीय नीति के 3 स्तंभ होते हैं, ठीक है। देयर आर 3 पिलर्स ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। और ये जो 3 स्तंभ है यही क्या है आपका सार्वजनिक व्यय खर्च, सार्वजनिक आय, ठीक, पब्लिक रिसिप्ट मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रिसिप्ट, और यही क्या है आपका सार्वजनिक ऋण। इसको क्या बोलेंगे हम पब्लिक डेट, है ना, DEBT, पब्लिक डेट। इस तरीके से सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक आय जो है वो क्या है, उन्हें क्या कहते हैं हम, मतलब ये क्या है स्तंभ हो जाएंगे राजकोषीय नीति के, ठीक। लेकिन सरकार इन सारी चीजों को प्रदर्शित कैसे करती है? तो इन सारी चीजों को प्रदर्शित करने के लिए आय और व्यय, आय और व्यय किसमें प्रदर्शित करती है सरकार? बजट में। इसीलिए बजट को राजकोषीय नीति का उपकरण कहा जाता है, ठीक है ना। एंड बजट इज अ टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। इसलिए बजट को राजकोषीय नीति का उपकरण कहते हैं, ठीक है। एंड बजट इज नोन एज द टूल ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। बजट को हम राजकोषीय नीति का उपकरण कहेंगे। समझ में आया? ठीक। देखिए ये जो राजकोषीय नीति है, राजकोषीय नीति, इसका निर्माण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। द फिस्कल पॉलिसी शैल बी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। एंड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट इज फॉर्मुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है ना। और सरकार की ओर से इसका निर्माण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ये आपका फिस्कल पॉलिसी है, राजकोषीय नीति है, ठीक। राजकोषीय नीति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में है, ठीक, जहां इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, ठीक है। द फिस्कल पॉलिसी इज मेंशन इन आर्टिकल 112 of the constitution, whereas it is renounced as annual financial statement, where it is renounced as annual financial statement। इसको वार्षिक वित्तीय विवरण या वार्षिक वित्तीय कथन कहा गया है वहां पर। समझ पा रहे हैं? तो ये इस तरीके से आपका ये राजकोषीय नीति होता है, ठीक। अब देखिए राजकोषीय नीति के स्तंभ हो गए सार्वजनिक आय, है ना, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, ये राजकोषीय नीति के स्तंभ हो गए। राजकोषीय नीति का उपकरण होता है बजट, मतलब बजट के माध्यम से ही इन सारी चीजों को निर्धारित किया जाएगा और जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन
ये जो सार्वजनिक ऋण की अपन बात कर रहे हैं, सॉरी, जो राजकोषीय नीति की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है? सरकार धन प्राप्त कर रही है, सरकार धन क्या कर रही है? खर्च कर रही है। ठीक। राजकोषीय नीति का केंद्र बिंदु, राजकोषीय नीति का केंद्र बिंदु लोक वित्त होता है, पब्लिक फाइनेंस। ठीक है ना? राजकोषीय नीति का जो मेन फोकस होगा वो क्या होगा? आपका पब्लिक फाइनेंस। ठीक है? पब्लिक फाइनेंस समझ गया ना? बता रहा हूं मैं, मतलब समझे। केंद्र बिंदु मतलब आप सीधा सीधा समझो कि पैसा, राजकोषीय नीति किस चीज के लिए बनाई जा रही है? पैसे के लिए। पैसे आएंगे, पैसे जाएंगे, उधार लिया जाएगा। तो ऑल ओवर अगर हम देखें तो फिस्कल पॉलिसी मेनली फोकस ऑन द मनी, पैसों पर ही फोकस कर रही है। और फिस्कल पॉलिसी जिन पैसों पर फोकस करी उसी को क्या बोलते हैं हम? लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। समझिए? तो लोक वित्त अगर हम समझें थोड़ा सा कि लोक वित्त क्या होता है, पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, ठीक है ना? लोक वित्त, तो याद रखें यहां लोक से आशय सरकार एवं जनता से है। ठीक है? द पब्लिक मीन्स द गवर्नमेंट एंड द पीपल। लोक वित्त से आशय सरकार एवं जनता से है। ठीक है ना? मतलब जनता का पैसा जो सरकार वसूल रही है टैक्स वैक्स के माध्यम से, या सरकार जो जनता पर खर्च कर रही है। इस प्रकार जनता से कर शुल्क के रूप में वसूली गई राशि एवं सरकार द्वारा जनता पर किए जाने वाले खर्च की राशि को ही लोक वित्त कहते हैं, पब्लिक फाइनेंस कहेंगे। ठीक है? द पब्लिक फाइनेंस मीन्स द टैक्स, द फी रिकवर्ड फ्रॉम द पीपल। ठीक है? ऑल्सो द एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब जो धनराशि जनता से सरकार वसूलती है, ठीक, टैक्स के रूप में, फी के रूप में, या जो धनराशि सरकार जनता के ऊपर खर्च करती है, उसे हम क्या कहते हैं? लोक वित्त कहेंगे। समझ रहे हैं? पब्लिक फाइनेंस कहा जाएगा। याद रखें कि लोक वित्त सार्वजनिक धन है जिस पर नियंत्रण सरकार का होगा। ठीक है? द पब्लिक फाइनेंस इज अ गवर्नमेंट मनी विच इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है ना? लोक वित्त क्या है? सार्वजनिक धन है, मतलब जो सरकार के पास पैसा है वही लोक वित्त है, उसी को सरकार ने हमसे टैक्स से वसूला है। और इस पर नियंत्रण भी किसका होगा? आपका, सरकार का ही होगा। समझ रहे हैं? जबकि सीएजी को लोक वित्त के संरक्षक की भूमिका दी गई है। ठीक है? बट द सीएजी इज अ गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ठीक है? जबकि लोक वित्त के संरक्षण की जिम्मेदारी सीएजी को दी गई है। मतलब समझे ये मोटा मोटी बात? ये पूरा टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, सरकार जो भी पैसे कमाएगी या जो खर्च करेगी, जो पैसे हैं उनको लोक वित्त कहा जाएगा। पैसों को प्राप्त करना सार्वजनिक आय है, खर्च करना सार्वजनिक व्यय है। अगर आय कम पड़ रही है तो उधार लेना सार्वजनिक ऋण है। ठीक? ये इसके स्तंभ हो जाएंगे।
इसके बाद सरकार ये सब करने के लिए जो भी नीति बनाएगी उसको राजकोषीय नीति कहा जाता है। समझ रहे हैं? राजकोषीय नीति। और जिसके माध्यम से सरकार इन सारी चीजों को जनता के बीच में प्रस्तुत करती है उसको बजट कहते हैं। तो ये मोटा मोटी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि पब्लिक फाइनेंस क्या है ना, फिस्कल पॉलिसी क्या है, ठीक, ये सारी चीजें क्लियर हुई। अब देखें, चूंकि राजकोषीय नीति में बेसिकली 3-4 चीजें ही होंगी। क्या क्या चीजें होंगी? एक होगा आपका सार्वजनिक व्यय, है ना, पब्लिक एक्सपेंडिचर। एक होगा आपका सार्वजनिक आय। एक होगा राजकोषीय घाटा। ये राजकोषीय घाटा ना लिख करके घाटा, डेफिसिट। और एक होगा आपका सार्वजनिक ऋण, है ना। यही तो पिलर्स है। घाटा हिडन होता है, ऋण पिलर्स में आएगा, घाटा पिलर्स में नहीं आता। 3 पिलर्स होते हैं बेसिकली, जिसे सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक घाटा, सार्वजनिक ऋण। आय क्या है? आय क्या है जो सरकार कमा रही है, मतलब सरकार जो जनता से वसूल रही है वो सार्वजनिक आय है। सरकार जो जनता पर खर्च कर रही है वो सार्वजनिक व्यय है। अगर आय और व्यय में असंतुलन हुआ, मिसमैच हुआ, तो घाटा है। और इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार जो उधारी लेगी वो सार्वजनिक ऋण है। समझ में आया? आय, व्यय। तो ये भी सोचने वाली बात है कि व्यय को पहले क्यों रखा है टॉपिक में, और मैंने भी पहले क्यों रखा। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं, उसके बाद लिखाना शुरू करता हूं। पहले समझना आप, ठीक है। जब हम स्वतंत्र हुए एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वी डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट। हमने भारत को एक कल्याणकारी राष्ट्र घोषित कर दिया। वेलफेयर स्टेट मीन्स दैट एवरीथिंग, एवरी वर्क हैज टू डिस्पोज्ड ऑफ बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम वॉर्म टू टॉप। जैसे ही हमने हमारे देश को कल्याणकारी घोषित किया, तो सारे कार्यों को करने की जिम्मेदारी किस पर आ गई? आपका सरकार के ऊपर। मतलब सारा काम सरकार को करना पड़ेगा। जितने भी काम हो सकते हैं जनता के लिए, वो सारे काम करने पड़ेंगे। लेकिन एक चीज तो आप समझे कि जैसे समझिए कि घर में पेरेंट्स हैं, माता पिता है, हर चीज करने की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन कुछ काम आप भी करते हैं। जो आपसे नहीं हो सकता या जो आप बेहतर नहीं कर सकते, उसको जरूर माँ बाप करके देते हैं। मोस्टली 70 to 80%, 85% तक आपको सब काम माँ बाप करके देते हैं जब हम माइनर हैं, है ना। ठीक वैसे ही देश को भी अगर चलाना है, अगर देश को बच्चे, मतलब नागरिकों को, जनता को अगर बच्चे समझ लिया जाए और सरकार को माँ बाप समझ लिया जाए, तो सरकार कल्याणकारी है, सारे काम करने की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन जो काम जनता कर सकती है उसको तो जनता पर छोड़ा ही जा सकता है, और जो जनता कर रही है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो काम जनता या प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र नहीं कर सकते, सरकार के दृष्टिकोण से अगर देखें, जैसे प्राइवेट सेक्टर आपको डिफेंड नहीं कर सकते, रक्षा नहीं दे सकते, वो कोई विदेशी आक्रमण से आपको सुरक्षा नहीं दे पाएंगे प्राइवेट सेक्टर। यू नीड टू इस्टेब्लिश द मिलिट्री, मींस गवर्नमेंट हैज टू इस्टेब्लिश द मिलिट्री। सरकार को करना पड़ेगा, सेना रखनी पड़ेगी। निजी क्षेत्र आपको सुरक्षा भी नहीं दे सकते, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए सरकार को पुलिस रखना पड़ेगा, इंटरनल एजेंसीज रखनी पड़ेंगी सरकार। निजी क्षेत्र शिक्षा भी आपको पूरी तरीके से नहीं दे सकते,
जिनके पास पैसे होंगे वही शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, हर किसी को नहीं मिल सकती। सरकार को एजुकेशन भी पहुंचाना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ये जितनी भी चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जनता के लिए, अगर वो वस्तु है तो इंग्लिश में गुड्स बोलेंगे। अगर वो सेवाएं हैं, जैसे भी मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा इसकी बात किया, तो ये सेवाएं हैं। इसके अलावा आप तक रसोई गैस पहुंचाना है, पेट्रोलियम पहुंचाना है, केरोसिन पहुंचाना है, अनाज पहुंचाने हैं, निजी क्षेत्र पूरी तरीके से नहीं पहुंचा सकते। निजी क्षेत्र दुकान में बेच सकते हैं, पहुंचाएंगे नहीं आपको फ्री में। समझो ना? तो ये जो वस्तुएं जो जनता के लिए बहुत जरूरी होती हैं, जिनको निजी क्षेत्र आमतौर पर नहीं पहुंचा सकते जनता तक, या निजी क्षेत्रों का पहुंचाना सुविधाजनक नहीं होता, तो चूंकि भारत की सरकार कल्याणकारी सरकार है, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसी वस्तुओं जो जनता के लिए आवश्यक है और ऐसी सेवाओं जो जनता के लिए आवश्यक है उसको जनता तक पहुंचाए। ऐसी वस्तुएं और ऐसी सेवाएं जो जनता के लिए आवश्यक है, उनको मेरिट गुड्स एवं मेरिट सर्विसेज, मेरिट गुड्स या मेरिट सेवाएं कहा जाता है। तो सरकार क्योंकि कल्याणकारी है, तो सरकार फिर ऐसे मेरिट गुड्स और मेरिट सेवाओं को जनता तक पहुंचाती है। और अगर सरकार को अब तक मेरिट गुड्स और मेरिट सेवाएं पहुंचानी है, तो आप सोचें कि मेरिट गुड्स और मेरिट सेवाओं को पहुंचाने के लिए सरकार को खर्च लगेगा कि नहीं? सरकार आपको स्वास्थ्य सुविधा देना चाहती है, तो सरकार को डॉक्टर्स रखने पड़ेंगे, उनको सैलरी देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सरकार आपको सिक्योरिटी देना चाहती है, तो सरकार को पुलिस और जो संस्थाएं हैं वो रखनी पड़ेंगी, तो उनको वेतन देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? समझ रहे ना? सरकार आपको रक्षा देना चाहती है, डिफेंस देना चाहती है, तो उसके लिए मिलिट्री फोर्सेस है, उनको वेतन देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो कहने का मतलब यह है कि सरकार मेरिट गुड्स और मेरिट सेवाएं आप तक पहुंचाएगी, लेकिन मेरिट गुड्स और मेरिट सेवाएं पहुंचाने के लिए सरकार को खर्च करना पड़ता है। गवर्नमेंट हैज टू एक्सपेंड। और इस तरीके से मेरिट गुड्स और मेरिट सेवाएं पहुंचाने के लिए जनता तक सरकार जो खर्च करती है उसे ही सार्वजनिक व्यय कहा जाए। समझ में आया? वही सार्वजनिक व्यय। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को खर्च करना है, पैसे कहां से आएंगे? तो सरकार फिर क्या करती है? टैक्स लगाती है। टैक्स के अलावा फी लगाती है, फी, शुल्क। तो सरकार क्या करती है? इस व्यय को वसूलने के लिए जनता से टैक्स के माध्यम से सरकार क्या करती है? पैसे लेती है। उसी को बोलते हैं सार्वजनिक आय। समझ रहे हैं? और ये सार्वजनिक आय है। सार्वजनिक आय जो कमा रही है सरकार जनता से, जो टैक्स के माध्यम से ले रही है, अगर वो कम है तो सरकार को घाटा हो गया। घाटा हो गया ना सरकार। तो वो घाटा है, और इस घाटे को पूरा करने के लिए फिर सरकार उधार लेती है। और सरकार की जो कुल उधारियां होती है उसी को ऋण कहा जाता है। समझ रहे हैं? उसी को ऋण कहा जाता है। यही सार्वजनिक ऋण है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये सारी चीजों को हम कुछ पैरामीटर्स में पढ़ेंगे तो इसको हम भेद जाएंगे। जैसे एक तो हम इसका परिचय जो आजकल हम नाम दे रहे हैं, एक्चुअल हम जो इसका डेफिनेशन क्रिएट करते हैं वो परिचय। सार्वजनिक व्यय क्या होता है, सार्वजनिक आय क्या होता है, सार्वजनिक घाटा क्या होगा, ऋण क्या होगा। उसके बाद हम इसकी संरचना पर बात करेंगे, स्ट्रक्चर इसका, ठीक है, संरचना पर। और संरचना के बाद इसके प्रभाव पर बात करेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में हम इसका मूल्यांकन कर देंगे। इतने पैरामीटर्स में हम पढ़ेंगे, सारे एस्पेक्ट को कवर कर लेंगे। क्वेश्चन का नेचर जो भी होगा, आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए रहेंगे तो आपसे सब चीज बन जाएगा। इतने एस्पेक्ट में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो चलिए अब मेन हेडिंग डालिए, सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर।
सार्वजनिक व्यय या पब्लिक एक्सपेंडिचर, और इसमें साइड हेडिंग डालिएगा परिचय या इंट्रोडक्शन। ठीक है, लिखेंगे सरकार द्वारा जनता पर किया जाने वाला व्यय, ठीक है, सरकार द्वारा, जनता मत लिखो बेटा, सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय सार्वजनिक व्यय है। ठीक है, द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर। सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय सार्वजनिक व्यय है। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, भारत एक कल्याणकारी राष्ट्र है। इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। भारत एक कल्याणकारी राष्ट्र है, कॉमा, जिसमें सभी मेरिट वस्तु एवं सेवाओं को, जिसमें सभी मेरिट वस्तु एवं सेवाओं को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट such as ensuring reach of merit goods and services, towards the people lies on the government. मेरिट वस्तुओं एवं सेवाओं की पहुंच जनता तक सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। ठीक, इन्हीं जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए, सरकार द्वारा किए गए व्यय को, सरकार द्वारा किए गए व्यय को सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। ठीक है, and the expenditure made by government to obey these responsibilities are public expenditure. उन्हीं को सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, सार्वजनिक व्यय कहेंगे। लिखेंगे अगला पॉइंट इसी में, बजट 2022-23 के अनुसार, बजट 2022-23 के अनुसार कुल सार्वजनिक व्यय का आकार 3.93 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है, 3.93, 393 है ना, समझिए, मतलब 393 लाख करोड़, समझ गए। तो 3.93 यूएस ये बजट का आकार होता है, इतना ही आय होगा, इतना ही व्यय होगा। ठीक है ना, तो 3.93 ट्रिलियन डॉलर जो है भारत में सार्वजनिक व्यय का आकार है। ठीक, इसी में लिखना है परिचय वाले पार्ट में ही, लेकिन आप अपने समझने के लिए हेडिंग, मतलब साइड हेडिंग डाल दीजिए, सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता, नीड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ही है, सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता। लिखेंगे नंबर 1, मेरिट वस्तु एवं सेवाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, फॉर मेकिंग रीच ऑफ द मेरिट गुड्स एंड सर्विसेज, टुवर्ड्स पीपल, जनता तक पहुंचाने के लिए। दूसरा, अधोसंरचना के विकास के लिए, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना के विकास के लिए। तीसरा, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए। ठीक,
रक्षा के लिए, रक्षा के लिए, ठीक, रक्षा के लिए, क्रय क्षमता, क्रय क्षमता, ऐसा क्रय क्षमता को बढ़ाने के लिए, टू इनहेंस द परचेसिंग पावर, क्रय क्षमता को बढ़ाने के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, ठीक है, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, अर्थव्यवस्था में मंदी की समस्या को दूर करने के लिए, मंदी ना लिख करके सुस्ती लिखें, अर्थव्यवस्था में सुस्ती की समस्या को दूर करने के लिए, रिमूवल ऑफ प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन, अर्थव्यवस्था में सुस्ती की समस्या को दूर करने के लिए, रिमूवल ऑफ प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन, ठीक, शोध अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, शोध अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, फॉर प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क, शोध अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, ठीक, इत्यादि। अब हेडिंग डालेंगे सार्वजनिक व्यय की संरचना, लिखेंगे सार्वजनिक व्यय की संरचना। सार्वजनिक व्यय की संरचना से आशय सार्वजनिक व्यय के मदों से है, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर मीन्स, द स्ट्रक्चर ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर मीन्स द एरिया ऑफ एक्सपेंसेस। सार्वजनिक व्यय की संरचना से आशय सार्वजनिक व्यय के क्षेत्रों से है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में, कल्याणकारी कार्यों के लिए, कल्याणकारी कार्यों के लिए सरकार विभिन्न क्षेत्रों में, सरकार विभिन्न क्षेत्रों में व्यय करती है, ठीक। पहले आप लिखते चलेंगे, बाद में जैसा मैं बना रहा हूं वैसा डायग्राम एक बना लेंगे आप, ठीक है ना। विभिन्न क्षेत्रों में सरकार व्यय करती है, ठीक। इसकी संरचना में मुख्य रूप से दो प्रकार के व्यय शामिल होते हैं, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर आर बिलोंग्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। एक को कहते हैं राजस्व व्यय और दूसरे को कहते हैं पूंजीगत व्यय, ठीक है ना। इसमें दो प्रकार के व्यय प्रमुख रूप से शामिल होंगे, एक को कहेंगे राजस्व व्यय और दूसरे को कहते हैं पूंजीगत व्यय, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय, ठीक। राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय, ठीक। इसके बाद लिखेंगे कि राजस्व व्यय के अंतर्गत, राजस्व व्यय के अंतर्गत दो प्रकार के व्यय को शामिल किया जाता है, एक योजनागत व्यय और दूसरा गैर योजनागत व्यय, ठीक है ना। एक योजनागत व्यय और दूसरा गैर योजनागत व्यय, ठीक है। राजस्व व्यय के अंतर्गत एक आएगा आपका योजनागत व्यय और दूसरा आपका गैर योजनागत व्यय आ जाएगा, ठीक। योजनागत व्यय मतलब सरकार योजना बनाकर, मतलब केंद्र सरकार की योजनाओं पर या राज्य सरकार की योजनाओं पर जो व्यय किया जाएगा वो योजनागत व्यय के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। तो ये योजनागत व्यय, प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ये इसके अंतर्गत आएगा, समझ रहे हो। मतलब परिभाषा तो मैं आपको अलग से लिखाऊंगा, बस संरचना अभी लिख रहे हैं। तो योजनागत व्यय के अंतर्गत सरकार की योजनाएं आ जाएंगी, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये भी
पार्ट है किसका, पब्लिक एक्सपेंडिचर का। और गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत क्या जाएंगे, जिसमें सरकार योजना नहीं बनाती। जैसे सरकार जो ब्याज अदायगी करती है, सरकार ने जो उधारी लिया है उसके ऊपर जो टोटल इंटरेस्ट पेड कर रही है, ब्याज अदायगी, वो क्या है, गैर योजनागत। कोई योजना थोड़ी बना रही है उसके लिए, गैर योजनागत व्यय। सरकार जो रक्षा पर व्यय कर रही है वो भी गैर योजनागत व्यय है, कोई योजना नहीं बनाती सरकार उसके लिए। सरकार जो सब्सिडी पर व्यय कर रही है वो भी क्या है, आपका गैर योजनागत व्यय। ठीक। इसके बाद सरकार जो राज्यों को हिस्सा दे रही है, मतलब करों में राज्यों का हिस्सा, ये भी क्या है आपका, गैर योजनागत व्यय है, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। समझ रहे हैं। ब्याज अदायगी, इंटरेस्ट पेमेंट, रक्षा, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, सब्सिडी, एक्सपेंसेस ऑन सब्सिडी, राज्यों का हिस्सा, शेयर ऑफ स्टेट्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम। समझ रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस, केंद्र सरकार जो भी वसूलती है उसमें डिविजिबल पूल होता है जो देती है। आप देखो सरकार, जैसे मोटा मोटी ये संरचना आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे 39 लाख करोड़ रुपया जो है, मतलब 393 लाख करोड़ रुपया या 3.93 ट्रिलियन जो है टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो 39 को आप पकड़ करके चलो, 39 में अगर आप लेकर चलोगे तो इसमें 22 लाख करोड़ यानी 2.2 ट्रिलियन जो है आपका, ये राजस्व व्यय है। ठीक। जबकि 17 लाख करोड़ जो है ये क्या है आपका, पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय में क्या आ जाती है, सरकार का पूरा निवेश, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। समझ रहे हैं। मोटा मोटी अगर आप लेकर चलेंगे, ये अगर डिजिट नहीं याद करना है आपको तो केवल इतना याद रखें, 65% और 35%, मतलब 35% पूंजीगत व्यय है, 65% क्या है, राजस्व व्यय है। समझ में आ रहा है। योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय, ठीक है ना। योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। योजनागत व्यय कितना है आपका, 24%। याद करो, आपको पहले भी लिखा चुका हूं इसको, 24%। ठीक है। गैर योजनागत व्यय क्या होते हैं आपका, 76%। अब बोलोगे ये तो 65 है, ये 24 76 कैसे ये 65 को 100 मान करके इसका 24 76, समझ गए ना। ठीक। अब ना गणित मत लगाने लगना, ये तो 65 ये 100 हो जा रहा है, मां कसम गलत है, ऐसा मत सोच लेना। ठीक है। क्योंकि बुद्धि भगवान ने जितना दिया है उतना ही उपयोग करो। ठीक है ना। इसको 100 मान लिए, ये 24%, ये क्या हो गया 76%। अब अगर इस 76% को 100 माने तो सबसे ज्यादा जो खर्च हो रहा है सरकार का 20% ब्याज अदायगी पर है। समझ रहे हो। 20% क्या है, ब्याज अदायगी पर है। नहीं लिखते बन रहा क्या, इसको अलग से स्ट्रक्चर बनाओ ना, फिर वहां पर लिखेंगे ना इसको साइड। जहां तक लिखे हो ना थियरी में उतना ही लिखना है, उसके बाद ये स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बना करके हम सबको 30-30 शब्दों में पढ़ेंगे अभी। समझ रहे हो। आज से पूछ सकता, अगर बोलेगा सार्वजनिक व्यय की संरचना लिखिए, एज इट इज आपको उठा करके लिख देना। समझिए। अगर पूछेगा राजस्व व्यय क्या है, पूंजीगत व्यय क्या है, सार्वजनिक व्यय क्या है, ये सब आपको बताना है। समझ रहे हो। सबसे ज्यादा 20% किसमें जाता है सरकार का, राजस्व, सॉरी ब्याज अदायगी। रक्षा पर 8%, सब्सिडी पर 8%। ठीक है। रक्षा और सब्सिडी पर सरकार का जो खर्च हो रहा है वो दोनों क्या है, 8-8%। सब जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं लेटेस्ट है 22-23 के बजट के अनुसार। ठीक है। और राज्यों का जो हिस्सा है वो है आपका 17%, 17%। मतलब केंद्र सरकार जो राज्यों पर खर्च कर रही है वो उसकी कुल आय का 17% है। तो ये मोटा मोटी क्या होते हैं आपका, सार्वजनिक व्यय की संरचना। समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में? समझ में आया। चलिए अब साइड हेडिंग डालिए राजस्व व्यय।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, राजस्व व्यय या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक बात समझना बेटा, देखो वैसे तो दाल खिलाएगी, मैं सोच रहा हूँ चिपक गया क्या? तो राजस्व व्यय, आप एक चीज समझना, दिमाग में बैठा लेना, जब भी आपके जेब से पैसे जाए तो आप हमेशा देखें कि जब आपके जेब से पैसे जा रहे हैं वो तो खर्च है, व्यय है। तो जब भी पैसे खर्च हो रहे हैं तो क्या आप उससे कोई नई संपत्ति का सृजन कर रहे हैं, कोई संपत्ति बना रहे हैं? अगर आप जो खर्च किए उससे आपने नई संपत्ति का सृजन किया तो वो आपका निवेश है, इन्वेस्टमेंट। और निवेश को कहा जाता है पूंजीगत व्यय। लेकिन आपने पैसे तो खर्च किए लेकिन उससे कोई नवीन संपत्ति नहीं बनी, कोई संपत्ति नहीं बनी। मतलब आपने अपने खाने पीने पर जो खर्च किया, उपभोग पर जो व्यय किया, वो हो गया, उससे कोई संपत्ति नहीं बनी। भाई कपड़े जाकर खरीद ले तो उससे कोई संपत्ति तो बनी नहीं, समझ रहे हो? तो जब आप ऐसा व्यय करते हैं जो आपके उपभोग पर हो, जिससे कोई नई संपत्ति का सृजन नहीं होता, तो उसको राजस्व व्यय कहा जाता है। पॉइंट नंबर 1 लिखेगा, सरकार द्वारा जनता के कल्याण के लिए किया गया व्यय राजस्व व्यय है। द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर इज the expenditure of the government for public welfare is revenue expenditure। ठीक है ना? लिखिएगा नेक्स्ट, इस प्रकार के व्यय से किसी नई संपत्ति का सृजन नहीं होता। ठीक है, राजस्व व्यय से किसी नई संपत्ति का सृजन नहीं होता। दिस एक्सपेंडिचर नॉट क्रिएट्स एनी एसेट। ठीक है ना? किसी संपत्ति का सृजन नहीं होता। लिखिएगा 2022-23 की बजट के अनुसार 2022-23 के बजट के अनुसार सार्वजनिक व्यय में राजस्व व्यय की भागीदारी 65% है। 2022-23 के बजट के अनुसार सार्वजनिक व्यय में राजस्व व्यय की भागीदारी 65% है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कॉन्ट्रीब्यूट्स 65% इन टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू बजट 2022-23, है ना? 2022-23 के अनुसार ये इस प्रकार का बजट होगा। ठीक है ना? यह दो प्रकार के हो सकते हैं, योजनागत एवं गैर योजनागत। ठीक है, राजस्व व्यय दो प्रकार के हो सकते हैं, योजनागत व्यय एवं गैर योजनागत व्यय। ठीक, योजनागत व्यय एवं गैर योजनागत व्यय। ठीक है, योजनागत व्यय एवं गैर योजनागत व्यय ये दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं पर किया जाने वाला व्यय, इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं पर किया जाने वाला व्यय, ब्याज अदायगी, रक्षा, सब्सिडी इत्यादि पर किया जाने वाला व्यय शामिल होता है। ब्याज अदायगी, ठीक, रक्षा, सब्सिडी इत्यादि पर किया जाने वाला व्यय शामिल होता है। ठीक है ना? ये राजस्व व्यय हुआ। साइड हेडिंग डाले योजनागत व्यय।
प्लैंड एक्सपेंडिचर, प्लैंड एक्सपेंडिचर साइड हेडिंग डालिए योजनागत व्यय। ठीक, लिखिएगा सरकार द्वारा योजना बनाकर, सरकार द्वारा योजना बनाकर किया जाने वाला व्यय सार्वजनिक व्यय है। द एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट by making plans, the expenditure made by the government by making plans are planned expenditure. यह राजस्व व्यय का ही भाग है। इट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यह राजस्व व्यय का ही एक भाग है। 2017 के बजट तक या 2017 तक बजट में इसे 2017 तक बजट में इसे पृथक रूप में प्रदर्शित किया जाता था। ठीक है, इट वेर सेपरेटली पब्लिश्ड इन बजट, इट वेर सेपरेटली पब्लिश्ड इन बजट अप टू 2017। 2017 तक इसे बजट में प्रस्तुत, पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है, वर्तमान में नहीं, बट नॉट इन प्रेजेंट, नॉट एट प्रेजेंट, परंतु वर्तमान में नहीं, वर्तमान में नहीं किया जाता। ठीक है ना, लिखिएगा इसमें अगला पॉइंट 2022-23 के बजट के अनुसार, 2022-23 की बजट के अनुसार कुल राजस्व व्यय में इसकी हिस्सेदारी 24% है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2022-23 बजट it contributes 24% in total revenue expenditure। तो राजस्व में इसकी हिस्सेदारी कितनी है आपका? 24%। साइड हेडिंग डालिएगा नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, गैर योजनागत व्यय, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। लिखिएगा योजनागत व्यय के अतिरिक्त, योजनागत व्यय के अतिरिक्त सभी प्रकार के व्यय गैर योजनागत व्यय है। ठीक है, ऑल द एक्सपेंडिचर अदर देन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, all the expenditure other than planned expenditure are non-planned expenditure। योजनागत व्यय के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के व्यय गैर योजनागत व्यय है। ठीक, अगला लिखिएगा यह भी राजस्व व्यय का ही हिस्सा है। यह भी राजस्व व्यय का ही हिस्सा है। लिखिएगा गैर योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय सार्वजनिक व्यय का, सार्वजनिक व्यय ओवरऑल एक्सपेंडिचर बता रहा हूं, है ना, सार्वजनिक व्यय का प्रमुख मद है। ठीक है ना, इट इज द लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, सार्वजनिक व्यय का प्रमुख मद है, मतलब सबसे ज्यादा इसी में व्यय किया जाता है। ठीक, लिखिएगा 2022-23 के बजट के अनुसार कुल राजस्व व्यय का 76%, 2022-23 के बजट के अनुसार कुल राजस्व व्यय का 76% गैर योजनागत व्यय है। ठीक है, 76% ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंट्रीब्यूटेड बाय द नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, 76% इसकी भागीदारी है। अगला पॉइंट लिखिएगा इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत ब्याज अदायगी, रक्षा, सब्सिडी, राज्यों को अनुदान। ठीक है, इसके अंतर्गत ब्याज अदायगी, सब्सिडी, रक्षा, राज्यों को अनुदान पर किए गए व्यय शामिल होते हैं। ठीक है, द एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस,
सब्सिडी, interest payment, grants to the state government are considered as non-planned expenditure. ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा इसी में, गैर योजनागत व्यय में सबसे बड़ा हिस्सा ब्याज अदायगी का होता है। ठीक है, गैर योजनागत व्यय में सबसे बड़ा हिस्सा ब्याज अदायगी का है, ऐसा लिखे। ठीक है, द इंटरेस्ट पेमेंट शेयर्स मैक्सिमम इन नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर विच इज 20%, जो कि 20% है। ठीक है, सार्वजनिक व्यय। नेक्स्ट साइड हेडिंग डालिए, पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा नहीं होता बेटा, सब्सिडी को योजना में नहीं शामिल किया जाता। सब्सिडी योजना क्या है, किसी का विजन लेकर के सरकार जब चले। सब्सिडी विजनरी नहीं होती है, वो शॉर्ट टर्म में हेल्प करने के लिए होती है, इसलिए उसको नहीं माना जाता। समझ रहे हो? नेक्स्ट हेडिंग डालें, पूंजीगत व्यय। लिखेंगे, सरकार द्वारा निवेश पर किए गए व्यय। सरकार द्वारा निवेश पर किए गए व्यय को पूंजीगत व्यय कहते हैं। द एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, द एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, पूंजीगत व्यय। ठीक, लिखिएगा इसमें, यह व्यय संपत्ति के सृजन के लिए किया जाता है। ठीक है, इट इज एक्सपेंड फॉर द क्रिएशन ऑफ एसेट्स। संपत्ति के सृजन के लिए किया जाएगा। ठीक, संपत्ति के सृजन के लिए किया जाएगा। इसमें विदेशों एवं भारत में सरकार द्वारा किए गए निवेश को शामिल किया जाता है। ठीक है, द इन्वेस्टमेंट मेड बाय गवर्नमेंट इन इंडिया और आउटसाइड ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड इन दिस एक्सपेंडिचर। इसमें भारत सरकार द्वारा भारत में किए गए निवेश या विदेशों में किए गए निवेश को शामिल किया जाता है। ठीक है, 2022-23 के बजट के अनुसार कुल सार्वजनिक व्यय में इसकी हिस्सेदारी 35% है। इट शेयर्स 35% इन टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर। इट शेयर्स 35% इन टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर। बताओ, इसमें कुछ नहीं आया हो समझ में? ठीक, एक मेन हेडिंग डालिएगा इसी में, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण। एक हेडिंग डाले, हो सकता है पूछ दे आपसे, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है ना, इन इकोनॉमिक सर्वे। और ठंडा हो गया। वो एसेट ऐसा नहीं ना बेटा, एसेट और लाइबिलिटी क्या है?
हम्म, अरे नहीं रे भाई, हाँ भाई, आपने जमीन खरीदा, उस पर घर बनवा लिया और रहने लगे। आप तो बोले कि मैंने जमीन खरीदा है माँ कसम, और घर बनवा कर, नहीं, वो आपका एसेट नहीं बना, वो लाइबिलिटी है आपकी, क्योंकि आप उससे अर्न नहीं कर रहे, वो भविष्य में बढ़ रहा है, उसका रेट बढ़ रहा है, वो एसेट नहीं है। एसेट जिस पर आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाए। रोड बनवाया जा रहा है, एसेट नहीं है। सड़कें बनवाई जा रही है, वो एसेट नहीं है। एसेट का मतलब क्या, जिससे आपको तुरंत रिटर्न मिले। अब भाई आप सोचते हो ना कि मैंने तो जमीन खरीद लिया, जमीन खरीदा बेचने के पर्पज से, किसको पलटी मार दूंगा तुरंत रिटर्न आएगा, वो एसेट है। जमीन खरीदे, घर बनवा लिए आलीशान और उस पर रहने लगे, लाइबिलिटी है। उसी जमीन पर मान लो हॉस्टल खोल देते, बच्चे आकर के रह रहे हैं, आपको रेंट दे रहे हैं, एसेट है। तो एसेट और लाइबिलिटी वो नहीं होता कि जमीन खरीदे मतलब एसेट है, रोड बनवाए मतलब एसेट है, सरकार उद्योग लगा दे रही है मतलब एसेट। रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तब वो एसेट होगा। समझ रहे हैं? आप जो बोल रहे हैं वो कैपिटल फॉर्मेशन है, इकोनॉमिक्स की भाषा में वो कैपिटल फॉर्मेशन है, एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, वो कैपिटल फॉर्मेशन है, पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण मतलब जैसे मान लो कि आपने कोई एक पोहा बनाने की फैक्ट्री डाली, आपने तय किया कि मैं पोहे का बिजनेस करूंगा। पोहा समझ रहे हो ना? अरे बनाने वाला नहीं रहे, चिवड़ा चिवड़ा। सोचे पोहा बना के बेचूंगा, ऐसा वाला नहीं। तो आपने जब सोचा कि मैं पोहे का बिजनेस करूंगा, चिवड़ा बनाऊंगा, तो आपने उसके लिए सब मशीन लगाया, सब कुछ लगाया, बिल्डिंग बनाया, सब कुछ किया ना। और आपने जो बनाया और जो बेचा, पोहा खरीदा पोहा बेचा, उससे जो पैसा मिला ना, पोहा खरीदना और बेचना वो इन्वेस्टमेंट हुआ। और बाकी जो आपने जमीन खरीदा, मशीन लगाया, वो भविष्य में भी काम आएगा, वो पूंजी निर्माण है, कैपिटल फॉर्मेशन है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। आप सोचोगे वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो वो नहीं है, वो नहीं समझे मतलब। तो कैपिटल फॉर्मेशन और कैपिटल इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग चीजें होती है। चलो मैं क्या बता रहा था जी, हाँ, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सार्वजनिक व्यय का विभाजन, ठीक है ना? लिखेंगे, लिखें 2020-21 के बजट में, सॉरी, आर्थिक सर्वेक्षण में 2020-21, अब सुनो, दिमाग नहीं लगाए। अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो 21-22 का था, मैं पुराने आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहा हूं जिसमें विभाजन किया गया था, ठीक है ना? लिखेंगे 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में सार्वजनिक व्यय को दो मदों में विभाजित किया गया है, ठीक है? द पब्लिक एक्सपेंडिचर हैज बीन क्लासिफाइड, द पब्लिक एक्सपेंडिचर हैज बीन क्लासिफाइड इन टू टाइप्स इन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2021। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में दो भागों में बांटा गया है, ठीक है? ये निम्नलिखित है, दीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट, विकासात्मक व्यय, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा गैर विकासात्मक व्यय, विकासात्मक व्यय एवं गैर विकासात्मक व्यय, ठीक है? विकासात्मक व्यय एवं गैर विकासात्मक व्यय, साइड हेडिंग डालिए, विकासात्मक व्यय, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ठीक है? लिखेंगे सरकार के द्वारा विकास के कार्यों पर, सरकार के द्वारा विकास के कार्यों पर किए जाने वाले व्यय विकासात्मक व्यय होंगे, ठीक है? द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन डेवलपमेंट वर्क shall be the डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। सरकार के द्वारा विकास के कार्यों पर किए जाने वाले व्यय विकासात्मक व्यय होंगे, ठीक? अब देखो बेटा, विकासात्मक व्यय
केवल पूंजीगत व्यय नहीं है, मतलब हमको लग रहा है निवेश कर रहे हैं तो विकास हो रहा है, ऐसा नहीं। अब उसमें आपका वो भी आएगा, सड़क वड़क बनाना, यानी अधोसंरचना पर किए गए व्यय, अधोसंरचना पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर किए जाने वाले व्यय एवं निवेश पर किया जाने वाला व्यय, सब विकासात्मक व्यय आएंगे। समझ रहे? लिखेंगे अधोसंरचना पर किए गए व्यय, अधोसंरचना, अधोसंरचना समझ रहे ना, सड़क, बिजली, पानी, इन सब पर। अधोसंरचना पर किए गए व्यय, शिक्षा पर किए गए व्यय, कॉमा करके लिखते जाइएगा, शिक्षा पर किए गए व्यय, स्वास्थ्य पर किए गए व्यय, ठीक है, अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य पर किए गए व्यय एवं, ठीक है, अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य पर किए गए व्यय एवं निवेश पर व्यय विकासात्मक व्यय है, एवं निवेश पर किए गए व्यय विकासात्मक व्यय है। ठीक है, लिखिएगा आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार विकासात्मक व्यय विकासात्मक व्यय 79% 79% है, मतलब उस साल के हिसाब से है, डेटा तो अभी नहीं दिया इस बार, ठीक है, 79% है। ठीक, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हर पर तो ये तो पूरा राजस्व ही है ना, तो योजनागत वगैरह नहीं ले रहे क्या पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह? हाँ हाँ, मतलब उसी को तो भाई, अधोसंरचना में पूंजी निर्माण नहीं आ जाएगा, तो वही तो निवेश में पूंजीगत व्यय नहीं आ जाएगा, सब तो वही तो लिखे है ना भाई। अब बच्चों के जैसा एक एक चीज थोड़ी लिखेंगे उसमें। समझ रहा हूं मैं तुम्हारी स्थिति को, ठीक है। तो ये आपका विकासात्मक व्यय है। साइड हेडिंग डालें गैर विकासात्मक व्यय। है गैर विकासात्मक व्यय, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, गैर विकासात्मक व्यय या नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर लिखेंगे। पूर्णतः जनता के कल्याण पर किए गए व्यय को गैर विकासात्मक व्यय कहा जाएगा, ठीक है। पूर्णतः जनता के कल्याण पर किए गए व्यय को गैर विकासात्मक व्यय कहा जाएगा। जनता के कल्याण पर किए गए व्यय को गैर विकासात्मक व्यय किया जाएगा, ठीक है। द कंप्लीट एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर ऑफ द पीपल नोन एज नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर लिखिएगा। इसके अंतर्गत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, इसके अंतर्गत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, जनता को दी गई सब्सिडी, जनता को दी गई सब्सिडी पर व्यय इत्यादि को शामिल किया जाता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम्स, एक्सपेंडिचर ऑन पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम्स, ठीक, सब्सिडी, सब्सिडी एक्सेट्रा। अच्छा, इसी में सैलरी, पेंशन ये सब भी डाल सकते हो ना, सैलरी, पेंशन एक्सेट्रा आर द पार्ट ऑफ नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये सब गैर विकासात्मक व्यय के उदाहरण है, या इन पर किया जाने वाला गैर विकासात्मक व्यय। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार गैर विकासात्मक व्यय कुल व्यय का 21% है, ठीक है। गैर विकासात्मक व्यय कुल व्यय का 21% है, 21%।
समझ रहे हैं? यह राष्ट्र के कल्याणकारी चरित्र को दर्शाने वाला व्यय है. इट शोज द वेलफेयर कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट. यह सरकार के कल्याणकारी चरित्र को दर्शाने वाला व्यय है. समझ में आया? तो ये इस तरीके से सार्वजनिक व्यय. सार्वजनिक व्यय समझ में आया? अब देखो इसका प्रभाव क्या होगा. संरचना समझ में आई ना? डेटा के साथ हम अपडेट करते चल रहे हैं सब चीज को. ठीक है? तो सार्वजनिक व्यय क्या होता है ये समझ में आ गया. सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता हमने देख लिया. सार्वजनिक व्यय की संरचना मतलब उसके विभिन्न प्रकार को हमने देख लिया. संरचना मतलब ठीक है. विभिन्न प्रकारों के बाद में अब देखते हैं इसका प्रभाव. ठीक, लिखेंगे नंबर 1. सार्वजनिक व्यय का प्रभाव. लिखेंगे मुद्रा की तरलता बनी रहती है. बाजार में मुद्रा की तरलता बनी रहती है. ठीक है. इट मेंटेन्स द लिक्विडिटी ऑफ मनी इन मार्केट. इट मेंटेन्स द लिक्विडिटी ऑफ मनी इन मार्केट. ठीक. महामारी के दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसे सार्वजनिक व्यय. महामारी के दौरान आत्मनिर्भर भारत जैसे सार्वजनिक व्यय ने रोजगार को बढ़ावा दिया. ठीक है ना? प्रमोट्स द एम्प्लॉयमेंट द आत्मनिर्भर भारत काइंड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. ठीक. नेक्स्ट लिखे लिखिएगा -23.5%. -23.5% मतलब -23.5%. -23% दर्ज की गई अर्थव्यवस्था में गिरावट को वर्तमान में 8 से 8.5% पर लाने में सार्वजनिक व्यय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. ठीक है. द पब्लिक एक्सपेंडिचर हैज प्लेड द वाइटल रोल टू uplift the economy from -23.5% up to +8 to 8.5% at present. ठीक है. दूसरा लिखिएगा मतलब जो भी अगला होगा. लिखिएगा कौशल विकास को बढ़ावा मिला है ना? कौशल विकास को बढ़ावा मिला है. ठीक. पढ़े थे ना अपन. कौशल विकास को बढ़ावा मिला है. 2015 से 2020 के बीच में 5 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है. ठीक है ना? इट प्रमोट्स द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम since 2015 by 2020 around 5 crore young people had provided with the skill training. ठीक है. समझ रहे हैं? अधोसंरचना का विकास हुआ है. अधोसंरचना का विकास हुआ है इत्यादि. ठीक है. द इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन डेवलप्ड.
एक्सेट्रा। तो ये इसका प्रभाव रहा है। ठीक, मूल्यांकन करना है इसका। मूल्यांकन मतलब इसमें सुधार के क्या उपाय हो सकते हैं उसको बताना है। तो एक बात देखो बेटा, मतलब खर्च जो है किसी भी रूप में बहुत ज्यादा खर्च सही नहीं होता। खर्च भी जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा खर्च जरूरी मतलब सही नहीं होता। समझ रहे? तो खर्च को कम करने की सीधी सीधी राय ये होती है कि मतलब खर्च व्यय से संबंधित सीधी सीधी राय यही होगी कि व्यय को कम करने का प्रयास किया जाए। समझ रहे? तो मूल्यांकन साइड हेडिंग डाल करके लिखना शुरू करेंगे। मूल्यांकन, मैं इसको लिखवाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। उसी में लिखेंगे, भारत जैसे विकासशील देशों में सार्वजनिक व्यय, भारत जैसे विकासशील देशों में सार्वजनिक व्यय राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण स्तंभ है। ठीक है? द पब्लिक एक्सपेंडिचर is an important pillar of fiscal policy in developing nation like India। ठीक है? विकासशील देशों में महत्वपूर्ण अंग है। ठीक, दूसरा लिखेगा, परंतु यदि सार्वजनिक व्यय आवश्यकता से अधिक हो, परंतु यदि सार्वजनिक व्यय आवश्यकता से अधिक हो तो यह अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को जन्म देती है। हायर पब्लिक एक्सपेंडिचर causes inflation in the economy। Higher public expenditure causes inflation in the economy। इसलिए सार्वजनिक व्यय में सरकार को मितव्ययिता बरतनी चाहिए। सच एज गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन इकोनॉमी while expanding। गवर्नमेंट हैज टू मेक इकोनॉमी while spending। मतलब जब भी सरकार खर्च कर रही है तो उसे मितव्ययिता, मितव्ययिता मतलब जितना आवश्यक हो उतना खर्च करे। समझ रहे हैं? तो ये आपका सार्वजनिक व्यय था। खत्म। समझ में आया? ब्रेक ले लो, फिर आगे चलाते हैं। ठीक है, 8:30 हो गया, ब्रेक ले लो। नहीं दो? हाँ, हाँ, सेम चीज भैया, सेम चीज। मैंने कहा ना कि हम जो पढ़ रहे हैं ना कॉन्सेप्ट वाइज, एक्चुअली ये है नहीं इतना जितना मैं आपको बता रहा हूं, ये है नहीं। वो 30 शब्द में 60 शब्द में खत्म हो जाने वाला था। बट मैं इसके पूरे कॉन्सेप्ट को आपके साथ डील कर रहा हूं ताकि अगर इसके कोई भी क्वेश्चन आए, क्योंकि नेचर चेंज हो सकता है क्वेश्चन का, थीम यही रहेगा। समझ रहे ना?